नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हिंदुस्तान की हवाई ताकत में इजाफे की कहानी लिखने दुनिया का शक्तिशाली युद्धक विमान राफेल भारत की सरजमी पर उतरने वाला है। रफ्तार के सौदागर का इंतजार कर रहा 125 करोड़ का हिंदुस्तान राफेल के स्वागत के लिए तैयार है। दुनिया को अपनी ताकत से रोमांचित करने वाली इंडियन एयरफोर्स के शौर्य बल को बढ़ाने वाला राफेल भारत की चाहत में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और अब सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर है। चीन पाकिस्तान की रातों की नींद हराम करने भारत आ रहा राफेल जब गुर्राएगा तो दुश्मन थर्राएगा। दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टेल्थ तकनीक से लैस हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मीटियोर मिसाइल से युक्त, हवा से जमीन पर वार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस, अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला, 24,500 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम, 17,000 किलोग्राम फ्यूल क्षमता से युक्त, 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में काबिल, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम और इजराइल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले लगा राफेल सच में दुश्मन का चैन खोने का मादा रखता है। तभी तो भारत की सालों पुरानी चाहत को पूरा होने में चंद घंटे बाकी हैं। राफेल जेट के भारत आने की तैयारियां और ताकत पर आज बात करेंगे। वाकई भारत की सैन्य क्षमता में कितना इजाफा होगा, दुश्मन देशों का मनोबल तोड़ने में कितना सक्षम है राफेल, और राफेल की स्टेल्थ तकनीक क्या है, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल राफेल की ताकत को कितना बढ़ाती हैं और राफेल की गति दुश्मन के लिए कितनी खतरनाक है। 1 मिनट में 60,000 फुट की उड़ान से क्या फायदा होगा, ये तमाम वो बातें हैं जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। राफेल गुर्राएगा तो दुश्मन थर्राएगा। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए राफेल हिंदुस्तान में आ रहा है और चंद घंटे बाकी हैं। भारत की सरजमी पर जब राफेल उतरेगा तो हिंदुस्तान की जो वायुसेना है उसकी ताकत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और जिस तरीके से अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की सीमाओं पर जो दुश्मन देश हैं उनकी नजर रहती है, लेकिन उन नजरों को किस तरीके से राफेल अपनी ताकत के बल पर झुकाने में कामयाब होगा, ये बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, पहले परिचय करा देता हूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्त हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और खुशबीर सिंह दत्त रिटायर्ड सार्जेंट है। खुशबीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बीएस गुलियानी आपके पास आना चाहूंगा, हमारे संवाददाता है अंबाला से। बीएस गुलियानी, चंद घंटे बाकी हैं, कैसी तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? अंबाला में माहौल कैसा है और राफेल के इंतजार को लेकर जो एक कौतूहल बना हुआ है हिंदुस्तान के लोगों में, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल शमशेर जी, अंबाला कैंट में कल जो राफेल उतरने वाला है उसको लेकर जो वायुसेना की तरफ से तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले हम उसका खुलासा करते हैं। जी। अंबाला कैंट में जो एयरबेस है उसके आसपास 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई ड्रोन उस एरिया में नहीं घूम सकेगा और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में जितने भी पक्षी पालक वहाँ लोग हैं वो उनको दाना डालने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं हादसा होने का खतरा रहता है। शमशेर जी, इसके बाद अगर बात करें लोगों की, तो शहर में जो एक उत्साह का माहौल है वो काफी चरम सीमा पर है, क्योंकि जैसे देश में पूरा उत्साह है इसी तरह अंबाला के लोगों में भी काफी उत्साह है, क्योंकि राफेल जो एक फाइटर जहाज है उसकी जो पहली खेप जो अंबाला एयर बेस स्टेशन पे पहुंच रही है, तो उसको लेकर अंबाला वासियों में काफी उत्साह है। और इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है, ताकि जो अगर कहीं गलती से भी लोग वहां इकट्ठा हो गए तो कोई जो अव्यवस्था फैल जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। जी जी। बीएस गुलियानी, समय को लेकर कुछ जानकारी दी गई है या इस बात को गुप्त रखा गया है कि इसके बारे में ये वक्त नहीं तय बताया जा रहा कि कितने बजे राफेल हिंदुस्तान की जमीन को चूमेगा? जी शमशेर जी, पूरी तरह से इस बात को गुप्त रखा गया है। जो वायुसेना के अधिकारी हैं किसी भी टॉपिक पे बात करना नहीं चाह रहे। यहाँ तक कि
जो 3 किलोमीटर के एरिया के बाहर जो बैरिगेटिंग की गई है उससे भी काफी आगे तक ना मीडिया को जाने की इजाजत है, ना ही अन्य लोगों को, और किसी भी तरह से कोई भी बात लीक आउट नहीं हो रही, ना ही किसी समय का पता चल रहा है, बल्कि ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो राफेल है वो कल दोपहर बाद ही यहाँ पहुंच पाएंगे। जी। यानी मीडिया कवरेज से इस राफेल के आगमन को दूर रखा जाएगा। बाहर से तस्वीरें मीडिया कर्मी जरूर कैद कर सकते, क्योंकि हवा में जब उड़ेगा तो उसको देखना संभव हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मीडिया को जो है उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ 3 किलोमीटर के दायरे में कड़ा पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल शमशेर जी, बहरहाल स्थिति यही है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो बात नहीं करना चाहते, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि एसपी अंबाला से भी बातचीत हुई थी पत्रकार साथियों की और हमारी, तो उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर पाते, ये तो वायुसेना के अधिकारी हैं, वही कोई पास या अथॉरिटी दे सकते हैं जिससे अंदर कवरेज के लिए जाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल स्थिति पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीएस गुलियानी अंबाला से ताजा अपडेट हमें दे रहे थे। कल दोपहर बाद तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब राफेल हिंदुस्तान की जमीन को चूमेगा, भारतीय वायुसेना के ताकत में इजाफा होगा। और राफेल के भारत का जो सफर रहा है फ्रांस से लेकर, वो आप तक हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेगा। ये जो किलोमीटर का सफर है 7,000, वो तय करना है। फिलहाल यूएई में राफेल जेट ने ब्रेक लिया है, जो 5 के 5 हैं, इस वक्त यूएई में हैं। लगभग 5,000 किलोमीटर का सफर वो तय कर चुके हैं। अब तक की जो ताजा स्थिति है, 10 घंटे की उड़ान भी राफेल पूरी कर चुका है। ये पांचों राफेल जो है वो 10 घंटे की उड़ान पूरी कर चुके हैं। यूएई में 1 दिन का राफेल जेट का ठहराव है और उसके बाद वहां से उड़ान भरेंगे, 2,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और चंद क्षण में ही भारत की जमीन पर ये राफेल उतरेंगे। भारत और यूएई के बीच की दूरी 2,000 किलोमीटर है और राफेल की प्रति घंटे की जो रफ्तार है उड़ान भरने की, वो भी 2,000 उसके आसपास है। तो ऐसे में लगभग 1 घंटा जो है वो लग सकता है भारत पहुंचने में, जब वहां से उड़ान भरेंगे। फ्रांस एयरफोर्स की मदद से रिफिलिंग की गई, हवा में ही रिफिलिंग की गई। अंबाला में राफेल के लिए बेड़ा तैयार किया गया। तो ताजा जो अपडेट है, अब तक जो कुछ भी है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति क्या है, 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज बेड़े का नाम रखा गया है। तो बातचीत करते हैं, राफेल कितना ताकतवर है और हिंदुस्तान की सेना की ताकत में और कितना इजाफा इससे होगा, और दुश्मन की आंखों को झुकाने में कितना ये सही साबित होने वाला है। ब्रिगेडियर विनोद दत्त साहब, राफेल का इंतजार हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता काफी समय से कर रही थी, लेकिन वो इंतजार खत्म होने वाला है और चंद घंटे बाद भारत की सरजमी को राफेल चूमेगा, जो हिंदुस्तान की ताकत में और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कहा। ये राफेल का भारतीय वायुसेना में जुड़ जाना उसकी ताकत को और काफी बढ़ाएगा और ये आधुनिक हवाई जहाज है जी, जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और आज की तारीख में इसका कोई सानी नहीं है किसी भी देश के पास या किसी भी एयरफोर्स के पास। और जैसा आपने बताया, करीब 2200 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। तो करीब 1 सवा घंटे की देर में ये भारत अंबाला में लैंड करेगा। क्योंकि इनिशियल फ्लाइट्स हैं, हालांकि टेस्ट फ्लाइट्स कर ली गई हैं, फिर भी जो हाईएस्ट स्पीड है या जो एडिक्वेट स्पीड है उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट आएंगे जी। और जैसा अभी गुलियानी साहब ने बताया कि जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं अंबाला में, ये मेरे हिसाब से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान इस पर नजर रख रहा है, वो भी कोई इस तरह की हरकत कर सकता है कि कोई शोल्डर फायर्ड मिसाइल या हमारे भी कुछ ऐसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स होंगे या एयर एस्कॉर्ट्स होंगे जो उसको अंबाला में या एयर स्पेस में उसका साथ देंगे या उसको कवर करके भारत में अंबाला के एयरबेस में टच डाउन करेंगे।
बिल्कुल। खुशबीर सिंह दत्त भी हमारे साथ है। सर, ये जो तकनीक है इसमें इतनी सारी हैं, स्टिल्थ तकनीक की जैसे बात करें या मिटियोर में स्कैल्प मिसाइल की बात करें, इनसे कितनी ताकत हिंदुस्तान की जो सेना है उसकी बढ़ने वाली है और ये कितनी कारगर हैं, कितने थोड़े समय में शत्रु को नाकों चने चबाने में ये सक्षम है राफेल? सर, जैसा कि रफाल इट मीन तूफान, जी फ्रांस के अंदर इसको तूफान बोलते हैं। तूफान का मतलब रफाल। जी ये जो है इसकी लंबाई करीब करीब 15 मीटर है और स्पैन इसके 11 मीटर जो विंग्स की फैलावट है और हाइट 5 मीटर की ये है इसकी। जी और इसका वजन जो है 10 टन है और इसके अंदर खूबी जो ये है ये अपने वजन के 2.5 गुना ज्यादा वेट कैरी कर सकती है। उसके अंदर मिसाइल वगैरह हो गए या बॉम्ब हो गए, जो रॉकेट लॉन्चर हो गए, कुछ भी ले जा सकती है। जी इसकी स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है 2130 किलोमीटर पर आवर और ये 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट तक की ऊंचाई गेन कर सकता है। जी और इसकी और ज्यादा खूबी जो है 450 मीटर के अंदर अंदर ये लैंड कर सकता है, जो कि बहुत छोटा स्पेस चाहिए इसको लैंड करने के लिए। जी और हवा से जमीन पर मार करने के लिए स्काल्प मिसाइल से लैस है सर, और जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल है। जी स्काल्प मिसाइल की टोटल रेंज जो है 300 किलोमीटर है सर, जो कि एक बहुत एक अचीवमेंट है हमारे लिए। रफाल की मारक क्षमता जो है 3700 किलोमीटर है। इसके अंदर 17,000 किलो फ्यूल हम लोड कर सकते हैं, जो इग्निशन हमारे चाहिए होता है। जी ये जो है 55,000 फीट की ऊंचाई से अपने टारगेट को भेज सकती है, जो कि एक बहुत एक्यूरेट टारगेट होता है इसका। मल्टी डाटा फ्यूजन से लैस होने की वजह से ये रक्षा क्षेत्र में सही निर्णय लेने में बहुत सक्षम है, जो कि विद इमीडिएट टारगेट ये अपना हिट करती है। एक साथ 40 टारगेट जो है लोकेट कर लेती है अपने साथ। ये जो रफाल है परमाणु हमले करने के लिए, एंटी शिप अटैक के लिए, टोइक क्षमता के लिए, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, एयर डिफेंस के लिए, लेजर जो निर्देशित लंबी दूरी की मिसाइल वो भी हमले करने में इसके अंदर लगी होती है, सक्षम होती है। जी दुश्मन की मिसाइल को भी ये ध्वस्त कर देता है हवा के अंदर ही, जो दुश्मन इसके ऊपर अटैक करता है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन सेल्फ बिल्ड होती है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है इसकी। तो इसलिए ये रफाल जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार हमें मिल गया है, जिससे कि हम बहुत जल्दी 6 से 8 मिनट के अंदर चाइना और पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए बिल्कुल हम उसके ऊपर सक्षम है। खुशबीर सिंह जी, जो पहले हमारे पास तकनीक थी और अब ये नई तकनीक राफेल के तौर पर आ रही है, इसमें और उसमें फर्क कितना है? क्योंकि हम जो पहले वाले हमारे विमान थे, जो हमारे लड़ाकू युद्धक विमान थे, उनके सहारे दुश्मन से मुकाबला करते थे, लेकिन इसके आने से कितना फर्क पड़ जाएगा ताकत में? सर ऐसा है, हमारे पास जो पहले जहाज हैं वो 20-25 साल पुराने हैं। 25 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है जी और जो आज के समय के अंदर जो ज्यादा ना कि ग्राउंड की अप्रोच के ऊपर डिपेंड करना, रडार के ऊपर डिपेंड करना, ग्राउंड के जो वायरलेस सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करना जहाज के लिए ठीक नहीं है। इसके अंदर सारी खूबियां हैं, जो कि ये वहां से अपने आप इसको लोकेट करके अपने आप टारगेट हिट कर सकता है और लो लेवल के ऊपर ये रडार जामिंग भी करता है। इसका ये खासियत बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अगर मैं चीन और पाकिस्तान के पास जो इस वक्त क्षमता है लड़ाकू युद्धक विमानों की और भारत के पास राफेल के आने के बाद तुलना करना चाहें, कितनी तुलना आपको समानांतर लगती है या फिर ये ज्यादा उनसे सक्षम है दुश्मन के इलाके को भेदकर तुरंत वापस आ जाना? हमारे पास 3 लड़ाइयों का तजर्बा है सर जी और जो लड़ाई का तजर्बा है उस साहस के साथ एक सॉलिड हथियार होना बहुत जरूरी है। दुश्मन के पास चाहे इससे जितने मर्जी सोफिस्टिकेटेड हथियार होंगे, लेकिन जो हमारे अंदर विल पावर है, हमारे अंदर सोच शक्ति है, लड़ने की इच्छा शक्ति है, वो उनसे बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके पास कुछ भी होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विनोद दत्त साहब, सुखबीर सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि विल पावर होनी चाहिए और विल पावर अगर मजबूत है, हालांकि हथियार जरूरी हैं आज के दौर की बात करें और उसमें राफेल ने अपनी जो क्षमता से वो सेना का मनोबल बढ़ाएगा उसमें संदेह नहीं है, लेकिन हमारे देश के सैनिकों का मनोबल तो हमेशा ऊंचा रहा है। जब भी कभी जरूरत पड़ी है तो हमने दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा है।
तो विल पावर बहुत जरूरी, लेकिन विल पावर में सोने पे सुहागा हो गया राफेल। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं जी। कि हमारी जो आज की स्थिति है या जिस तरह की टेंशन्स बॉर्डर पे है, तो हमें अभी दो फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दो फ्रंट वॉर के लिए हमें करीब 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, जो अभी घट के हमारे पास करीब 30 स्क्वाड्रन्स रह गई हैं जी। तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्बैट वॉइड है भारतीय वायुसेना में। तो रफाल के आने से इसमें थोड़ी सी जो वो वॉइड है या जो गैप है उसको भरा जाएगा। दूसरी चीज, जैसे खुशबीर सिंह साहब ने बताया था कि हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो काफी विंटेज एयरक्राफ्ट है। 2024 तक आप ये देखिए कि हमारी जो मिग 21 की जो 5 स्क्वाड्रन्स हैं वो फेज आउट हो जाएंगी, डी-इंडक्ट हो जाएंगी। मिग 27 की एक स्क्वाड्रन फेज आउट हो जाएगी और जैगुआर की 5 स्क्वाड्रन फेज आउट हो जाएंगी। तो ये लाजमी है भारत के लिए कि जो हमारा एक्विजिशन प्रोजेक्ट है या जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम थोड़ा सा फास्ट करें और उसमें हम अपना जो कॉम्बैट वॉइड है उसको दूर करें। एयरफोर्स के लिए ये पहला अगर युद्ध होता है तो पहला फुल फ्लेजेड वॉर होगा, क्योंकि सन 62 के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली बात। दूसरी बात, कारगिल की लड़ाई में एयरफोर्स को एम्प्लॉय किया गया था, लेकिन उस समय तकनीक हमारे पास उतनी नहीं थी। अगर आप देखें कि केवल 8 जो प्रिसीशन गाइडेड एमिनेशन था या जो लेजर गाइडेड बॉम्ब से उन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। तो 21 साल में टेक्नोलॉजी काफी आगे पहुंच चुकी है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसके अंदर जो खूबियां अभी खुशबीर सिंह साहब ने बताई थी और बड़ी अच्छी तरह बताई थी, इस एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। J-20 जो चीन के पास है वो जनरेशन 5 है, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी कमी है चीन के, कि वो जिन हवाई अड्डों से उड़ान भरेगा वहां से वो फ्यूल और जो उसका जो वेपन लोड है वो पूरा लेके नहीं उड़ सकता। तो उसकी जो मारक क्षमता है वो एज इट इज आधी हो जाती है। और हमारे जो हवाई जहाज हैं, जैसे इसको अंबाला में तैनात किया गया है, तो ये अंबाला से फुल लोड लेके अपने ऑफेंसिव या अपने जो सॉर्टीज हैं उसके लिए जा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो हैमर मिसाइल्स के लिए भारत ने फ्रांस से दरख्वास्त की थी, जिसे एक बड़ी आधुनिक मिसाइल बताया गया है और इसका जो पूरा मतलब है हाईली एजाइल, इट इज हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो इसके अंदर जो आप करीब एक एयरक्राफ्ट में 6 मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और ये 100% टारगेट एंगेज करेगा। तो इस तरह की जो हमारे पास जो कॉम्बैट एज है उसमें रफाल के आने से हमारे यहाँ काफी इजाफा होने वाला है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत को अब ये वक्त आ गया है कि अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको, हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्पेस क्राफ्ट बनाने की बात करते हैं और स्पेस मिशन में भारत का एक नाम है दुनिया में। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम तेजस हवाई जहाज नहीं बना पाए और उसके जो 122 हवाई जहाज का जो ऑर्डर दिया गया है वो भी 2022 तक आएगा। वो जब आएगा जब भारत की जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको काफी चाबी लगाई गई है और उनको बताया गया है कि आप इस डिफेंस प्रोडक्शन को पूरा करें। तो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और हमें अपना जो ये वॉइड है, क्योंकि आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, अगर युद्ध होता है तो ये 2 फ्रंट वॉर होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का एक कॉलोनी बन के रह गया है और वो उसकी एक एक्सटेंडेड आर्म। खुशबीर सिंह जी, जो मिटियोर मिसाइल है और स्कल्प मिसाइल की बात हम कर रहे हैं, एक हवा से हवा में मार करके दुश्मन को जो है चने चबवाए, दूसरा जो हवा से जमीन पर मार करने की, ये दोनों मिसाइल की क्षमता इसके अंदर है।
ये कितनी घातक हैं? खुशबीर सिंह जी, मिटियोर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल की जैसे हम बात करें, जो मिटियोर है वो हवा से हवा में मार करती है और स्कैल्प हवा से जमीन पर वार करने वाले मिसाइल है, और राफेल में ये ताकत बढ़ाती हैं। ये दोनों मिसाइल कितनी घातक हो सकती हैं? राफेल के अंदर दोनों ही मिसाइल फिटेड है सर जी इसके अंदर स्काल्प मिसाइल है और मटायर मिसाइल भी है। ये दोनों एयर टू एयर भी है, एयर टू ग्राउंड भी फायर करती हैं। तीसरा लेजर गाइडेड मिसाइल भी है जी लेजर गाइडेड मिसाइल और ज्यादा एक्यूरेट होती है। तीसरा इसके अंदर जो मिसाइल दुश्मन द्वारा छोड़ी जाती है जहाज के ऊपर, ये उसको भी ध्वस्त कर देता है हवा के अंदर ही। तो इसके अंदर ये एक बहुत जो अच्छी चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी हुई है। जी। चलिए, खुशबीर सिंह जी हमारे साथ कैप्टन प्रोमिला ढाका भी जुड़ गए, इंडियन एयरफोर्स से हैं। प्रोमिला ढाका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू। प्रोमिला ढाका जी, राफेल की बात हो रही है और हम बात आज ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो वायुसेना उसकी ताकत में इजाफा करने के लिए चंद घंटे का वक्त बाकी है, और जब हमारे हिंदुस्तान की जमीन को चूमेगा राफेल, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी डील है जो गवर्नमेंट ने की है। इसमें एयर पावर में काफी मतलब अभी 1 to 1 की टक्कर होने वाली है, क्योंकि राफेल एक गेम चेंजर है एयरक्राफ्ट। ये एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर वाली बात है, बिकॉज एयर पावर में हमारा बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है अभी, और ये 5 एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं कल, जो पहुंच जाएंगे शाम तक, इससे आईएफ की एक मुराद पूरी हो जाएगी। जी। चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारा तनाव चल रहा है अभी फिलहाल, उसमें हम अभी लीड ही करेंगे, क्योंकि राफेल जो है वो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, और इसके साथ जो एक ये हैमर मिसाइल जो लगाई जाएगी, इसकी भी बहुत अच्छी खासी लक्ष्य को ध्वस्त करने की शक्ति है। तो मुझे लगता है कि ये एक एयर पावर जो है हमारी स्ट्रांग होगी, और राफेल एक गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि चीन और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखेंगे इस ताकत के बढ़ने से, जो बार बार किसी बात को लेकर आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। प्रोमिला ढाका जी, जो पहले हमारे पास जो तकनीक थी विमान की और आज, और उसको हम मानकर चले करीब 25 साल 26 साल पहले, उससे पहले की तकनीक है, और आज इतने साल के बाद हमें मिला है, तो उसमें और इसमें कितना फर्क आप देखती हैं? देखिए, बहुत फर्क है। पहले जो हमारे अभी एयरक्राफ्ट, ये लेटेस्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और मिसाइल इसके अंदर जो है एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल जो हैं, ये बहुत ही अच्छे इनके अंदर सिस्टम है। और मैं ये कहूंगी कि ये हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पायलट्स तो हैं ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें लेटेस्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, जो राफेल हमारी मुराद पूरी कर रहा है। और मैं तो गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छा सराहनीय स्टेप लिया है, जो आईएफ की बिल्कुल एयरक्राफ्ट की जो कमी महसूस हो रही थी पायलट्स को बहुत सालों से, क्योंकि पुराने जहाज उड़ाए जा रहे थे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी एडवांस है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और एयर पावर काफी मतलब इससे इंक्रीज होगी। अभी टक्कर जो है ये मुकाबला बराबर का है, बिल्कुल बराबर का मुकाबला। दत्त साहब, विनोद दत्त साहब जी, जैसे आप कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन हमें अपने देश में उनको तैयार करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो ऐसे में जो तकनीक की बात हो रही है, वो तकनीक अगर भारत को जैसे मिलने की बात हो रही है वो मिल जाएगी, तो उसके बाद हिंदुस्तान ये जहाज बनाने के काबिल बनेगा। कितना वक्त लग सकता है भारत को? देखिए, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। ये कोई कागज का हवाई जहाज नहीं बनाना कि आपने कॉपी में से पन्ना फाड़ा और उड़ा दिया उसको जी। इसके लिए आप अगर चीन का एक उदाहरण देखें, शी जिनपिंग नवंबर 12 में शासन में आए या गद्दी पे बैठे, उसके बाद उन्होंने 3 साल जो उनके डिफेंस को हेड करता था उसको बुलाया कि मुझे एक इस तरह का ब्लूप्रिंट चाहिए कि 2030 तक जो चीन की सेना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, उस विश्व की बेहतर सेनाओं में उसकी गिनती हो, और 2050 तक चीन एक सुपर पावर नंबर 1 होना चाहिए। तो इस तरह का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में एक तो लॉपसाइडेड थिंकिंग है
हम मतलब हम देखिए, हम चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं, नलकों में पानी आए या ना आए उसकी किसी को चिंता नहीं है। आप स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं, तेजस एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते। आपने एक राइफल नहीं बनाई, एक इन्फेंट्री के लिए इंसाफ सिस्टम नहीं बना पाए आप, और हम बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है इस चीज का। आप ये देखिए, अगर 12 स्क्वाड्रन्स हमारी कम हैं और इस तरह का जो कॉम्बैट वॉइड है, मैं कारगिल वॉर में खुद रहा हूं, हर महीने, हर 3 महीने बाद इस ऑल इंडिया अवेलेबिलिटी एमिनेशन की, गोला बारूद की, इक्विपमेंट की सरकार को दी जाती है। लेकिन सरकार का जो रवैया रहता है कि हाँ हो जाएगा, वो जमाने लग गए। देखिए, टेक्नोलॉजी आजकल जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। आप अपना सेल फोन उठा के देख लीजिए, आज की तारीख में है मतलब आपका सेल फोन हर 6 महीने में आउटडेट हो जाता है। तो वॉरफेयर इज ए कॉस्टली हॉबी, इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन अफेयर which you have to follow, and you have to understand that what is the environment or of warfare which is around you. तो इसके लिए हमें बहुत, जैसे अपग्रेडेशन है, अब 3 जहाजों का अपग्रेडेशन हो रहा है, MiG-29, सुखोई और जैगुआर्स का चल रहा है। उसमें आप देखिए करीब 62, 61 और 59 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। हमारे यहाँ इस तरह की पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ विजन की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, क्योंकि हम तभी भागते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। कुआं तभी खोदा जाता है जब प्यास लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका भी। खुशबीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कैप्टन प्रमिला ढाका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं राफेल की भारत आने की और उसके बाद हिंदुस्तान की सेना की ताकत बढ़ने की। यह जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की वायुसेना में जब ये शामिल होगा बेड़े में, अगस्त के मध्य में ये औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके शामिल होने से ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन एक बात विनोद दत्त साहब ने कही कि हमें लॉन्ग विजन लेकर चलना पड़ेगा। आने वाले 10-20 साल में हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ऐसे राफेल या जो भी हम तकनीक किसी देश से भारत लेकर आते हैं, उस तकनीक के जरिए हिंदुस्तान में हमें इस तरह के विमान तैयार करने पड़ेंगे, अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो फिर हम जो आने वाले 15-20 साल है वहां अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत हो जानी चाहिए, विजन तैयार होना चाहिए। यह अच्छी बात है राफेल आ रहा है, लेकिन यह भी सोचो कि हमें इस प्रकार की तकनीक का हिंदुस्तान में जो है वो इजाद करने के लिए और कितना वक्त लगाना है, क्योंकि तय समय नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से हमें इस प्रकार के विमानों का आयात करना पड़ता रहेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।